हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम नीपा शाह है और मैं योग से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ। साथ में प्रायोग ट्रस्ट गांधी आश्रम अहमदाबाद से मैंने नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया हुआ है। आज हम त्रिदोष के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत बहुत अच्छे से बताया गया है। त्रिदोष यानी कि 3 दोष। 3 दोष है वात या वायु, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। तो अगर वात, पित्त और कफ तीनों सम अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर को पोषण और बल देते हैं। अगर यही सम अवस्था में नहीं होते हैं तो हमारे शरीर को मलिन करते हैं, जिसे हम दोष कह सकते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। ऐसे ही त्रिदोष भी पंच महाभूत से बने हुए हैं। वात है वो आकाश तत्व और वायु तत्व से बना है। पित्त है वो अग्नि तत्व से बना है और कफ है वो जल तत्व और पृथ्वी तत्व से बना है। भी स्थान के हिसाब से देखें तो वात का स्थान नाभि से लेके नीचे तक हमारे शरीर में स्थित रहता है। फिर पित्त का स्थान है वो हमारे शरीर में हृदय से लेके नाभि तक रहता है और कफ का जो स्थान है वो हृदय से लेके ऊपर तक उसका स्थान रहता है। अभी उम्र के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर वात हम वृद्धावस्था में देख सकते हैं, पित्त हम किशोरावस्था में देख सकते हैं और कफ हम बाल्यावस्था में देख सकते हैं। ऐसे ही दिन के हिसाब से देखें तो दिन के अंत भाग यानी कि शाम को हम वात ज़्यादा देख सकते हैं। फिर दोपहर में यानी कि मध्य भाग में पित्त ज़्यादा देख सकते हैं और सुबह में कफ प्रधानता ज़्यादा होती है। रात के हिसाब से देखें तो रात के भी अंत भाग में वात ज़्यादा रहता है, मध्य भाग में पित्त ज़्यादा रहता है और रात की शुरुआत में कफ की प्रधानता ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम अपने भोजन के हिसाब से देखें तो भोजन के अंत भाग में वात ज़्यादा रहता है, फिर मध्य भाग में पित्त की प्रधानता ज़्यादा बनी रहती है और शुरुआत के भाग में कफ की प्रधानता ज़्यादा बनी रहती है। अभी हम देखते हैं वात। वात यानी कि वायु। वायु है वो रजोगुणमय है, फिर शीतल, रुक्ष और सूक्ष्म है। वायु है तो उसके लक्षण हम देखें तो विचारों का आना जाना, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द होना, भुलक्कड़पन होना, गैस, अपच, शरीर में दर्द रहना, त्वचा की तकलीफ रहना, वो सब हम देख सकते हैं वात की प्रधानता जिसे होती है उससे। तो ज़्यादातर हम ये सब लक्षण देख सकते हैं वृद्धावस्था में, राइट। और दूसरा हम देखते हैं कि ये दोपहर व रात के 2 बजे से लेके 6 बजे तक उसकी प्रधानता ज़्यादा बनी रहती है। अभी वात के रोगी को मीठा, नमकीन व खट्टा रस है वो ज़्यादा लेना चाहिए और तीखा, तुरा और कटु रस है वो कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी वात के प्रकार देखते हैं तो वायु के 5 प्रकार है। उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। तो पहला हम देखते हैं उदान वायु। उदान वायु है जो गले में स्थित है, कंठ भाग में स्थित है। वो वायु के विकार से हमें गले संबंधित रोग होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि प्राण वायु। प्राण को धारण करता है प्राण वायु और मुख में गति करता है, अन्न को अंदर ले जाता है। उसके वायु विकार से श्वास संबंधित रोग, दम या हिचकी ऐसे रोग हो सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि समान वायु। समान वायु है वो हमारे आमाशय और पक्वाशय में स्थित है और पाचन का काम करता है। समान वायु हमारे शरीर में पाचन का भी काम करता है
मलमूत्र विसर्जित इसके वायु विकार से रोग होते हैं। इसके वायु विकार से जो रोग होता है वो मलमूत्र विसर्जित रोग हो सकते हैं। चौथा हम देखते हैं कि अपान वायु। तो अपान वायु हमारे डिओडिनम यानी कि पक्वाशय में स्थित है और उसके वायु विकार से जो रोग होते हैं वो गुदा व बस्ती के रोग हो सकते हैं। पांचवा हम देखते हैं कि व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में स्थित रहता है, जो रस का वहन करता है, पसीना आना, फिर आँखों का खोल बंद होना, ये व्यान वायु से होता है। जो अगर व्यान वायु के विकार होते हैं तो इस विकार से हमारे पूरे शरीर में रोग, कुछ न कुछ रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पित्त। तो पित्त है वो गरम, तीखा, हल्का, स्निग्ध और सतोगुणी होता है। अभी जो उसका प्रकोप होता है तो आप शीतल उपचारों से उसका निवारण कर सकते हैं और शरीर का रक्षण कर सकते हैं। भोजन में पाचन में सहायक बनता है। पित्त से हमारा भोजन पाचन में सहायक बनता है। अगर पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें जलन, सिर दर्द आदि रोग हो सकते हैं। ऐसे ही गुस्सा, अहंकार, चिंता, ईर्ष्या, जलन आदि लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये सब हम लक्षण किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में ज़्यादातर देख सकते हैं। और दूसरा, प्रातः व रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय भी पित्त प्रधान ही रहता है। पित्त प्रधान रोगी को मीठा, तूरा और कड़वा रस ज़्यादा लेना चाहिए और खट्टा, नमकीन और तीखा रस कम लेना चाहिए या तो फिर नहीं लेना चाहिए। अभी पित्त के भी 5 प्रकार है। 5 प्रकार हम पित्त के देखें तो उसमें पाचक रस, रंजक रस, साधक रस, आलोचक रस और भ्राजक रस, ऐसे 5 रस होते हैं। तो पहला हम देखें तो पाचक रस। पाचक रस जो है वो हमारे अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में स्थित है, जो आहार का पाचन करता है। दूसरा हम देखें कि रंजक रस। तो रंजक रस है वो हमारे लीवर में और स्प्लीन में स्थित है, जो रस को बनाता है, ब्लड को बनाता है। तीसरा हम देखें तो साधक रस। साधक रस है जो हृदय में स्थित है और यहाँ पे हमारी बुद्धि शक्ति और याद शक्ति को बढ़ाता है। चौथा हम देखें तो आलोचक रस। आलोचक रस जो है वो दोनों नेत्रों में स्थित है और हमें बाहर की दुनिया दिखाता है। पांचवा है वो भ्राजक रस। भ्राजक रस वो पूरे त्वचा में और पूरे शरीर में स्थित है और त्वचा और शरीर में उनको शरीर और त्वचा को तेजोमय बनाता है। राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कफ। तो कफ है वो भारी, स्निग्ध, शीतल और तमोगुणी होता है। प्रातः और सायं 6 बजे से लेके 10 बजे तक आप देख सकते हैं कि कफ प्रधान प्रकृति उस टाइम पे ज़्यादा रहती है। छोटे बालक को भी हम देख सकते हैं कि उनको भी कफ ज़्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बालक को ज़्यादातर सर्दी, जुकाम, श्वास संबंधी तकलीफ, छाती में जकड़न, ये सब ज़्यादा बना रहता है। अतः हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। कफ प्रधान समय में ऐसे भोजन करने से काफ़ी हद तक हम लोग दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे ही सूर्य स्नान करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इस सब प्रिकॉशन लेने से कफ प्रधान रोग जो है वो हम उसका निवारण कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसे टाल सकते हैं। अभी उनको जो कफ प्रधान रोगी है उनको तीखा, तूरा और कड़वा रस ज़्यादा लेने चाहिए और मीठा, नमकीन और खट्टा रस कम लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए। अभी कफ के भी 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार है, एक क्लेदन, अवलंबन, रसन,
स्नेहन और श्लेष्मन। पहला हम देखते हैं कि क्लेदन। क्लेदन जो है स्टमक में स्थित है, जठर में स्थित है, जो हमारे पाचन में मदद करता है। दूसरा है अवलंबन। अवलंबन है वो हमारे हृदय में स्थित है, जो हृदय के भाग को सपोर्ट करता है। तीसरा है रसन। रसन है वो कंठ भाग में स्थित है और हमारा आहार और पेय पदार्थ को स्वाद का अनुभव कराता है। स्नेहन है वो मस्तिष्क में स्थित है, जो सभी इंद्रियों को तृप्त करता है। और नेक्स्ट है श्लेष्मण, जो जोड़ों को जोड़ के रखता है, जॉइंट्स को जॉइन करके रखता है। ये सब हुए उसके प्रकार। अभी नेक्स्ट है दोष का अगर हम निवारण करते हैं तो हमें रोगी की प्रकृति या विकृति देख के ही दोष का निवारण करना चाहिए। और दूसरा कि त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार हमेशा हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसह पान करना चाहिए और हमें जो मल का निष्कासन है, जो अगर उस टाइम पे सुबह में हम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे अपान वायु ज़्यादातर बनी रहती है, अपान वायु तीव्र रहती है, इसलिए विजातीय द्रव्य जल्दी से ही बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो शरीर है वो रोगी होने से बच जाता है। ऐसे ही सच्ची भूख लगने पर हमें हिताहारी और मिताहारी खाना ही खाना चाहिए। ये हमारा था त्रिदोष सिद्धांत। आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।